A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching Parcham. It is 12 in the noon और टाइम है हमारे डेली CA सेशन का। आज हमें 2 दिन के करंट अफेयर कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि कल था संडे और कल वीकली रिवीजन हुआ है आपका। आई एम रियली श्योर मैक्सिमम ऑफ यू वुड हैव सीन इट। जिनका मिस हो गया है, नहीं देखा है, पता ही नहीं था, तो जाइए 2024 करंट अफेयर प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको वो सेशन मिल जाएंगे। बैंकिंग के रिवीजन भी उसी में डाले जाते हैं और जनरल वीकली रिवीजन भी उसी में डाले जाते हैं। ठीक है, आज हम इन 2 दिन के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करेंगे, लेकिन कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आएंगे। जैसे CAA वापस न्यूज़ में आया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये उसको समझेंगे। स्पोर्ट्स के अंदर एक रिकॉर्ड टूटा है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स ज़्यादा टूटे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आज कवर करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर दैट, जैसे हम रोज करते हैं, हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत के हिसाब से जो भी आज तिथि है वो देख लेते हैं, बिकॉज आज आप इसका एप्लीकेशन भी देखोगे। इतने टाइम से जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आई एम रियली श्योर आज आप समझोगे मैं क्यों करवाती हूँ। सो अभी माघ महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है यानी चांद बढ़ रहा है हर दिन, और तृतीया है आज। ओके, सो आज चांद इस तरह का दिखने वाला है। ओके, कुछ बच्चे डेली कोई ना कोई बच्चे हमें लिखते रहते हैं कि मैम आज ये एग्जाम दिया और इसके अंदर करंट अफेयर से बहुत हेल्प मिली। आज 2 मैसेजेस मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, आपको शेयर करवा रही हूँ, क्यों वो भी मैं बताऊंगी। UPPSC RO ARO एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो सॉल्वेबल फ्रॉम द सेशंस। CSIR ASO SO के अंदर जो भी पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चन आए हैं। आई अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। सो इससे पहले हमने आई थिंक 2-1 हफ्ते पहले बैंकिंग से रिलेटेड, स्टेट PSC से रिलेटेड इसी तरह के टेस्टिमोनियल्स बच्चों के शेयर किए थे। सो दिस प्रूव्स कि मैं बेस्ट ऑफ कंटेंट और डिलीवरी देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप भी सिंसियरली पढ़ेंगे तो इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह यू विल बी स्कोरिंग वेरी वेरी गुड इन करंट अफेयर्स। सो डू नॉट वरी, ये काम के हैं नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है, मैं पढ़ा रही हूँ। आई विल मेक श्योर आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें यहां से करंट अफेयर उठ करके आए, आपको अलग से न्यूज़पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े, ये जिम्मेदारी मेरी है। आप सिंसियरली पढ़िए, बस ये काम आपको करना है। ठीक है, सो करंट के साथ हम स्टैटिक भी कवर करते चलते हैं इन सेशंस के अंदर। चलिए, अब जब हमने 10th को करंट अफेयर सेशन लिया था, जाते जाते हम क्वेश्चन ऑफ द डे पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन मैंने किया था, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का मैस्कॉट और T-शर्ट एंड एवरीथिंग वाज डिस्प्लेड, लोगो वगैरह सब लॉन्च किया गया था, है ना। तो आपसे मैंने पूछा था इस मैस्कॉट का नाम क्या है। देख करके समझ में नहीं आ रहा था वो तितली है, पर वो तितली ही है, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी इज द मैस्कॉट। और कहाँ होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? यूनिवर्सिटी गेम्स असम के अंदर होंगे मेजॉरिटी, और कुछ जो 4 स्पोर्ट हैं वो बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होंगे। देन वीडियो के दौरान यानी सेशन के दौरान हम बीच बीच में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए थ्रो करते हैं, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो, तो अब उनको क्रॉस चेक करने का टाइम है। रैंडमली मैंने एक रिस्पांस उठाया है स्टूडेंट का। तो हम पढ़ रहे थे भारत रत्न 2024। टोटल 5 लोगों को भारत रत्न मिला था, जिनमें से 3 हमने लास्ट सेशन में पढ़े, पॉस्थ्यूमस कैटेगरी में मिले थे। किस किस को मिला था? PV नरसिम्हा राव जी को मिला था, और MS स्वामीनाथन जी को, और तीसरा चरण सिंह जी को। उससे पहले मैंने पूछा 2 और कौन से मिल चुके हैं 2024 में, कॉन्फर कर दिए गए हैं। तो बिल्कुल राइट है, कर्पूरी ठाकुर जी जो भी पॉस्थ्यूमस थे, और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा था 1954 में सबसे पहले जब भारत रत्न दिए गए थे, कॉन्फर किए गए थे, तो किन 3 लोगों को कॉन्फर किए गए थे, उनका नाम दिया गया था। सो राधाकृष्णन, रमन एंड राजगोपालाचारी, 3R थे ये। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या पूछा था? ओके, 1966 से अच्छा, इससे पहले ये भी था कि 23 दिसंबर जो कि चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उस दिन कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? फार्मर्स डे या किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो किसानों से जुड़े हुए नेता के रूप में जाने जाते थे। फिर पहली बार 1966 में पॉस्थ्यूमस कैटेगरी में भारत रत्न दिया जाने लगा। आपसे मैंने पूछा था कि सबसे पहला पॉस्थ्यूमस भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। ओके, एंड देन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट मैंने आपसे पूछा था, यूथ गेम्स का, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी गेम पढ़ रहे थे। तो यूथ गेम का मैस्कॉट वीरा मंगई, बिल्कुल सही, तमिलनाडु के अंदर इस बार होस्ट किए गए थे। और खेलो इंडिया यूथ गेम का विनर कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था। तो ये पूरा डिस्कशन दौरान वाला जो था, वीडियो के दौरान वाला, बिल्कुल राइट आंसर्स दिए गए हैं इसमें। और राइट, आ जाते हैं अब आज के क्लास के ऊपर। आज जो भी आप पढ़ोगे उसका PDF कहाँ मिलेगा आपको? बिकॉज ये
ये जो पीपीटी बन के पीडीएफ बन के आती है ये बहुत यूज़फुल होती है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। ये न्यूज़पेपर का एडवांस्ड रिप्लेसमेंट है। एक न्यूज़पेपर में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम मल्टी सोर्सेज से लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हैं, पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, देयर आर सो मेनी सोर्सेज। तो ये जो पीडीएफ होता है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और फ्री में आपको अवेलेबल होता है परचम के टेलीग्राम चैनल पे। परचम के टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर के इसको ले सकते हो। इंग्लिश में अभी मिल गया होगा और हिंदी वाला 3-4 बजे तक आपको मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जहां पे टाइटल दिया हुआ है ना उस पर क्लिक करो, नीचे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। वीकली और मंथली मैगजीन अगर आपको चाहिए तो parchamclasses.in पे जाना पड़ेगा जी। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शंस हैं तो सब कुछ ऐड होता जाता है। एंड दिस इज द लास्ट अनाउंसमेंट, बिकॉज बहुत टाइम से मैं आपको बताना भूल रही हूँ और आप लोग पूछते रहते हो कि मैम सवाल ई बुक कब लॉन्च होगी, जिसके अंदर हर महीने 150 से भी ज्यादा एमसीक्यूज, मोर देन 150 एमसीक्यूज विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हैं। तो अब ये लॉन्च हो चुकी है। जनवरी मंथ की आपको चाहिए तो parchamclasses.in पे जा सकते हैं। पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप पे चले जाइएगा, हर महीने की ये ई बुक आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड होती जाएगी। अगेन अभी इनॉग्रल ऑफर चल रहा है, सो प्राइसेस डाउन है। इफ यू वांट सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। अब ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा टीम को, हम क्योंकि पढ़ाई की तरफ चलेंगे। सो यू कैन ईमेल, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल, या फिर आप परचम ऐप चैट में भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो जी, आई टोल्ड यू बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं आज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोडक्टिविटी से। आपकी प्रोडक्टिविटी, मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे उत्कृष्ट होनी चाहिए, यानी हम कितना काम करते हैं, कितने कम से कम समय में, कम से कम इनपुट में मैक्सिमम हम प्रोडक्टिविटी ले आएं। उससे रिलेटेड नेशनल प्रोडक्टिविटी डे है आज 12 फरवरी को। ओके, फरवरी हमने क्या बोला था, प्यार का महीना से आप याद रख सकते हो ना, हिंट दे रही हूं कैसे याद रखो इसको। प्यार का महीना है तो दिन में 12 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी से प्यार करो, बाकी 12 घंटे में लेजर करो, सो जो भी करना है, ठीक है। तो ऐसे आप 12 फरवरी याद रखेंगे। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे को नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, क्योंकि इस दिन फाउंडेशन में आया था इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल मनाया जाता है। मेन एम क्या है कि हमारी देश की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो एनहांस हो सके। इस बार की थीम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस बार की थीम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की रोल दिया गया है। एंड इंडियन प्रोडक्टिविटी वीक ऑब्जर्व किया जाता है 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, 12 to 18 ऑफ फरवरी, और इसीलिए 12 फरवरी को हमारा प्रोडक्टिविटी डे भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस वीक के दौरान ही इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। इस बार 12 फरवरी को ही आया, यानी आज ही है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे आप देखोगे, अगर ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, ड्यूरेशन मतलब टाइम के हिसाब से आता है। फरवरी के हर सेकंड मंडे को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसे डेज का एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन यू नेवर नो, कभी थीम या फिर एडिशनल पॉइंट कुछ पूछ लिया जाए, इसलिए हम पढ़ेंगे जरूर। एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे आते हैं ना कुछ लोगों को, तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है इस साल, यानी 2024 में 12 ऑफ फरवरी को ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड इसकी थीम है माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। माइलस्टोन्स यानी मील के पत्थर, सो माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी ये थीम रहा। सो जो लोग एपिलेप्टिक होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2 दिन हमने देख लिए, एक हमने देखा नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, दूसरा हमने देखा इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी जी ने फिर एक अपनी श्रद्धांजलि दी है या फिर अपना एक एड्रेस किया है, किस चीज से रिलेटेड, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती जी। और जब पीएम मोदी जी किसी पर्सनालिटी के बारे में बोल देते हैं तो वो पर्सनालिटी आपके एग्जामिनर की बहुत प्रिय हो जाती है, वो वहां से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। वैसे भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको पढ़ना ही होता है, सो अभी हम करंट अफेयर एंगल से भी पढ़ लेते हैं, वैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। सो 12 फरवरी 2024 को ही, आज ही के दिन 200th बर्थ एनिवर्सरी है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। तो न्यूज़ तो इतनी सी हो गई कि पीएम मोदी जी जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें अपना वक्तव्य या एड्रेस दिया है, और वो कहाँ पे हुआ, बर्थ प्लेस जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कौन सी है, गुजरात के मोरबी में टांकारा विलेज या टांकारा जगह है, वहाँ पे ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। तो गुजरात के मोरबी से बिलोंग करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। न्यूज़ इतनी खत्म हो गई। अब हम थोड़ा स्टैटिक देखेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। जन्म कब हुआ इनका, आज यानी 12 फरवरी को 1824 में। 1824 में इनका ओरिजिनल नेम या प्रॉपर नेम जो है मूल शंकर तिवारी था।
मूलशंकर तिवारी, जिसके लिए आप जानते होंगे दयानंद सरस्वती जी को, आर्य समाज के संस्थापक, फाउंडर ऑफ आर्य समाज ये रहे हैं। और पहला जो आर्य समाज का यूनिट था इन्होंने बॉम्बे के अंदर 1875 में स्टार्ट किया था। ओके, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का नारा बोलिए या स्वराज के लिए आह्वान किया था, और क्या कहा था, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का स्वराज का नारा इन्होंने दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, कब, 1876 में। देन सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बहुत पॉपुलर रचना है, और बैक टू द वेदास भी इन्होंने ही दिया था स्लोगन। सो इंडिया फॉर इंडियंस, बैक टू वेदास, दोनों दयानंद सरस्वती जी से जुड़े हुए हैं। DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV स्कूल्स, अब तो कॉलेजेस वगैरह भी आप देखते हो, राइट। तो DAV स्कूल्स को इन्होंने एग्जिस्टेंस में लाया था 1886 में। ये इनके विजन के हिसाब से किया गया था, ये चाहते थे इस तरह के स्कूल्स बने। तो ये हमने पूरा एक क्रक्स देख लिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। और अजमेर में जहाँ से परचम ऑपरेट करता है, यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी भी है। आई एम श्योर बाकी जगह भी कई जगह होंगी MDS यूनिवर्सिटीज। गॉट इट। तो 12 फरवरी को ही इस साल हमने 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, किनकी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। देन अगली हस्ती जिनके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि 11 फरवरी को, ये गलत लिखा है जी, अब ये देखो हमने प्रहलाद जोशी जी की ऑफिशियल पेज से उठाया है तो भी गलत लिखा हुआ है, फेब्रुअरी होगा। कल यानी 11 फरवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, किनकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। अगेन एक बहुत प्रोमिनेंट हस्ती रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर आप इनके बारे में पढ़ते होंगे, लेकिन हमें वापस पढ़ना है। और एक चीज समझिएगा, जब इस तरह की डेथ एनिवर्सरीज वगैरह आती है ना न्यूज में, तो रादर देन आस्किंग कि इनकी डेथ एनिवर्सरी कौन सी तारीख को पड़ती है, इनकी बायोग्राफी से निकाल करके सवाल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में देखते हैं। RSS से जुड़े हुए थे, देन भारतीय जनसंघ के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे थे। RSS क्या है, RSS इज व्हाट, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ, राइट। तो चलिए 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की डेथ एनिवर्सरी आती है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्रिब्यूट्स या श्रद्धांजलि पेश किए। ओके, एंड इनका जन्म 25 सितंबर 25 सितंबर 1916 में कहाँ, मथुरा यूपी के अंदर हुआ था, और डेथ इनकी 11 फरवरी को रही। अच्छा, इनके बारे में खास बात, सबसे पहली चीज, RSS के एक प्रमुख फंक्शनरी थे, फाउंडिंग मेंबर रहे हैं भारतीय जनसंघ के, किसके, भारतीय जनसंघ के, और लीडर रहे हैं इसी पार्टी के 53 से लेकर के 68 तक। इन्होंने कुछ पब्लिकेशंस अपनी लॉन्च की थी, जैसे कि पंचजन्य, और एक डेली आता था इनका, जैसे हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं ऐसे इनका डेली पब्लिकेशन आता था स्वदेश। तो ये दो इनके पब्लिकेशन प्रमुख रहे। सो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। फिर 11 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया गया यूनानी डे। जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मिनिस्ट्री है, उस AYUSH में ये यू किसके लिए होता है, यूनानी के लिए होता है, और इसी यूनानी मेडिसिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए और एक व्यक्ति की बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है यूनानी इंटरनेशनल या वर्ल्ड यूनानी डे। कब, 11 फरवरी को, 11 याद रखोगे, ओके, करना पड़ेगा भी, मैं करवा देती हूँ। सो बर्थ एनिवर्सरी आती है इस दिन हाकिम अजमल खान जी की, हकीम नॉट हाकिम, हकीम अजमल खान जी की, जो कि एक इंडियन यूनानी फिजिशियन रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट और सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो हकीम अजमल खान जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम वर्ल्ड यूनानी डे की तरह मनाते हैं। ओके, सो एक एक करके सारी मेडिसिन हमने ट्राई कर ली, पर अंत में हमें प्यार किससे हुआ, यूनानी से हुआ। इस तरह से आप याद रख सकते हो, एक एक करके सब ट्राई कर लिया, लेकिन अंत में प्यार क्यों, क्योंकि फरवरी किससे हुआ, यूनानी से हुआ। तो वर्ल्ड यूनानी डे। और आप चाहें तो इसको 12th के कॉन्टेक्स्ट में भी याद रख सकते हो। सो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो 12 को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, उससे जस्ट एक दिन पहले यूनानी डे आता है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, 2017 से आयुष मंत्रालय इस दिन को ऑब्जर्व कर रहा है, और यूनानी मेडिसिन को यूनानी टिप भी कहा जाता है। अरेबियन मेडिसिन होती है, या इसको इस्लामिक मेडिसिन बोल दीजिए, अरेबिक रूट्स हैं, कहीं ना कहीं अरेबियन रूट्स हैं इसके, और एंशियंट ग्रीक फिलॉसफी में इसका मेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फिर अगला दिन जो है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इन साइंस याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन नहीं है ये, या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स नहीं है, इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। साइंस के अंदर कब ऑब्जर्व किया गया, 11 फरवरी को ही किया गया। थीम क्या रही, विमेन एंड गर्ल इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। लीडरशिप, विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इन लीडरशिप, तो न्यू एरा है सस्टेनेबिलिटी का। और एक सब थीम भी अनाउंस की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, थिंक साइंस थिंक पीस। साइंस का इस्तेमाल करना है तो शांति के लिए करो, थिंक साइंस थिंक पीस।
इस दिन को यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है ताकि विमेन का जो स्टेम फील्ड्स हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उनमें बढ़ावा और हो सके। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इसी दिन यानी कि कल स्वाति पोर्टल भी लॉन्च किया गया इस डे को कॉमेमोरेट करते हुए, साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल, जिसके तहत क्या होगा कि जो भी कुछ काम विमेन से रिलेटेड हो रहा है या विमेन कर रही हैं स्टेम फील्ड में, वो इस पोर्टल पे डिस्प्ले किया जाएगा और कहीं भी जेंडर गैप जो दिख रहा है स्टेम फील्ड के अंदर, उसको कम करने के लिए फिर पॉलिसीज वगैरह बनाई जा सकती हैं। सो स्वाति एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया भारत सरकार ने कब इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस वाले डे पे, और वो कब आता है 11 फरवरी। स्वाति का फुल फॉर्म देखिएगा, साइंस फॉर विमेन अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और इसको लॉन्च किया गया इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी न्यू दिल्ली पे। सिंगल ऑनलाइन पोर्टल है, पहली बार इस तरह का एक पोर्टल खोला गया है। STEM के अलावा एक और M पे एम्फेसिस रखेगा ये, और वो M है मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और साथ में मेडिसिन से जुड़ा हुआ जो भी विमेन ओरिएंटेड काम होगा वो इस पोर्टल पे शो होगा। इसका फोकस है साइंस फॉर विमेन एंड विमेन इन साइंस। पॉलिसी मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूजफुल होने वाला है। तो हमने एक इंपॉर्टेंट डे देखा, उससे रिलेटेड इंडिया में क्या पहल हुई हमने वो भी पढ़ ली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज का जो हमारा एक चंक था आज वो खत्म हो गया है। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे अगली न्यूज़ पे। अच्छा, एक और डे है, हाँ, जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि हम तिथि वगैरह पढ़ते हैं, हर दिन मैं आपको पढ़ाती हूँ कि विक्रमी संवत के हिसाब से आज कौन सी तिथि है। तो आज आप उसका एप्लीकेशन देखोगे, क्योंकि एक फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व किया गया, सोनम लोसर फेस्टिवल। कौन सा? सोनम लोसर फेस्टिवल। ये कब मनाया जाता है? ये एक तिथि के हिसाब से मनाया जाता है, और वो तिथि आपको याद रखनी होगी। अब क्योंकि डेली आप तिथि देख रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। सोनम लोसर कहाँ मनाया जाता है? सोनम लोसर सेलिब्रेटेड इन नेपाल। इंडिया के भी कुछ राज्यों के अंदर मनाया जाता है। पहली चीज तो ये देखिएगा, सोनम लोसर त्योहार कौन से देश में, हमारे पड़ोसी देश में मनाया जाता है? नेपाल के अंदर मनाया जाता है। ठीक है जी, एक फेस्टिवल है जो कि तमांग और होल्मो कम्युनिटीज जो हैं वो मनाती हैं। तमांग एंड होल्मो कम्युनिटीज नेपाल में तो होता ही है, सिक्किम और दार्जिलिंग रीजन, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर, सिक्किम और दार्जिलिंग रीजन है वो भी मनाते हैं, और इसको न्यू ईयर डे की तरह मनाया जाता है। कौन सा दिन? नया साल। अब आप बोलोगे मैम नया साल तो कहाँ, क्योंकि इनका जो नया साल है वो चाइनीज ज़ोडिएक या चाइनीज कैलेंडर जो होता है ना, ल्यूनर कैलेंडर, उसके हिसाब से चलता है। तो ये सेकंड न्यू मून आफ्टर विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस के बाद जो सेकंड न्यू मून आता है। और अगर आप देखेंगे माघ शुक्ल प्रतिपदा, माघ शुक्ल प्रतिपदा, आज है माघ शुक्ल तृतीया और आज 12 तारीख है, कल थी द्वितीया 10 तारीख को, यानी 10 फेब को ये ऑब्जर्व किया गया। अब आपको ये याद करना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, राइट। माघ शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है सोनम लोसर। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस तरह से, ओके। ये आपको समझ में आ गया। ईस्टर्न लूनर कैलेंडर के हिसाब से इसको मनाया जाता है। और जो ये चाइनीज ज़ोडिएक बोल दीजिए या चाइनीज लूनर कैलेंडर जो होता है, उसमें हर साल किसी न किसी एनिमल को डिवोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल 12 एनिमल्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं, ओके। और ये जो टाइगर ईयर था, अब उसमें एंटर कर रहा है जो ये चाइनीज कैलेंडर है जिसको नेपाल में भी फॉलो किया जाता है। टाइगर ईयर एंटर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउ ईयर। काउ ईयर खत्म हो गया, टाइगर ईयर आ रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए 2024 चाइनीज ज़ोडिएक के हिसाब से कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, तो टाइगर को करता है, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, पर ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें कई बार एग्जाम में आती है और बच्चे सोचते हैं पता नहीं कहाँ से पेपर बनाते हैं, इसी तरह से बन जाते हैं पेपर, ओके। चलिए अब आते हैं हम अपॉइंटमेंट्स की तरफ, राइट। जस्टिस एस वैद्यनाथन सोन एज चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। मेघालय हाई कोर्ट को मिले हैं अपने नए चीफ जस्टिस, क्या नाम है? जस्टिस एस वैद्यनाथन। वैद्यनाथन, तो वैद्य जी बोलते हैं भाई जब मौसम खराब हो, मेघ आ रखे हों, तो अपना थोड़ा बचाव किया कीजिए। क्या बोलते हैं वैद्य जी? मेघ में अपना थोड़ा बचाव किया करो। तो वैद्यनाथन मेघालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है संजीव बैनर्जी जी को, जो सुपरएनुएट हो गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और शपथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर फागू चौहान जो मेघालय के, उन्होंने शपथ दिलवाई, ओथ दिलवाई, ठीक है। अब अभी थोड़े दिन पहले हमने और अपॉइंटमेंट देखे थे हाई कोर्ट से, तब हमने इसका पूरा स्टैटिक भी कवर किया था। चलो
अब क्योंकि हम हाई कोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। थोड़े टाइम पहले हमने रितु बाहरी जी के बारे में पढ़ा था कि उत्तराखंड की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन बनी, रितु बाहरी जी बनी। ठीक है, उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था विजय बिश्नोई जी कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट के, कि गो विजय होकर के ही लौटना, याद है। ठीक है, अब ये 3 और हम देख लेते हैं। जस्टिस चक्रधारी सिंह शरण सिंह अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, चक्रधारी शरण सिंह। चक्रधारी, चक्र उड़ता है ना, चक्र को फेंक दो तो उड़ता है ना, तो बस चक्र उड़ने से ओडिशा से एसोसिएट कर लीजिएगा। जस्टिस अरुण भंसाली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अल्लाह, क्या बढ़िया पिक्चरें बनाते हैं भंसाली जी। ठीक है, कि पिक्चर देखते ही मन से निकलता है अल्लाह अल्लाह। ठीक है, सो भंसाली जी इलाहाबाद से जोड़ लीजिएगा। एंड मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है एज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। सबने अभी शपथ नहीं ली है लेकिन अपॉइंटमेंट डिक्लेयर हो चुका है। सो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी MMS, सो राजस्थान हाई कोर्ट में सीधा कोई MMS बना दिया गया है, ऐसे करके कुछ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट याद रहेंगे। गॉट इट। ये आ गया जी CAA, क्या है, सो दिस इज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था और वो पास हो गया था, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, प्रेसिडेंट की मुहर लग गई थी, बन गया बिल से एक्ट। और एक्ट के बारे में अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है कि अब जो जनरल इलेक्शंस होंगे ना, उनके जस्ट पहले ही CAA को लागू कर दिया जाएगा। क्या है ये CAA? पहले बहुत हुआ बना था, इसका बहुत तूल पकड़ा था, बहुत नॉर्थ ईस्टर्न साइड में दंगे हुए थे इस CAA को लेकर के। तो वापस हम उसकी ब्रीफिंग ले लेते हैं। तो CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर लोकसभा इलेक्शंस, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर ने कह दिया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नॉट सिटीजन, मैंने सिटीजन बोला था ना पहले, हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर लोकसभा इलेक्शंस, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। तो अब देखिए, ये जो बिल है, जब ये बिल के तौर पे रखा गया था सामने, तो इसको फर्स्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। लोकसभा में बिल पेश किया गया था कब, 2016 में, याद रखिएगा। और सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करने के लिए ये बिल लाया गया था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस करवाने हैं, इसलिए बिल पेश किया गया था। राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को इसको पास कर दिया था। सो राज्यसभा ने कब पास किया, 2019। पेश कब किया गया था लोकसभा में, 2016। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये जो बिल है, ये देखिए मैं समझाती हूँ आपको, पहले जनरली समझा देती हूँ, फिर यहां से पढ़ लेंगे। अब हमारे जो थोड़े पड़ोसी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहां पे जितने भी नॉन मुस्लिम सिटीजन्स हैं जो वहां से पीड़ित प्रताड़ित होकर के वो देश छोड़ के इंडिया में आ चुके हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं 2014 या उससे पहले से रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इंडिया ने अपनी सिटीजनशिप देने की डिसीजन करी। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, सबको नहीं, नॉन मुस्लिम ऐसे लोग, तो टोटल 6 कम्युनिटीज जिनको की सिटीजनशिप देने की बात कही गई कि आपको कुछ दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बता दीजिए 2014 या उससे पहले आप रह रहे हो अगर यहाँ पे इंडिया में, आप इन 3 देशों से आए हो, तो आपको हम यहाँ पे आपको मुफ्त सिटीजनशिप दे देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो सरकार ने ये कहा भाई ये जो कम्युनिटीज है ना, ये इन तीनों देशों में माइनॉरिटी में है, इसलिए हम मुस्लिम्स को नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो तो मेजॉरिटी में रह रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो आएंगे तो काम नहीं चलेगा, भाई हमारे देश में दिक्कत हो जाएगी। तो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो पलायन करके बोल दीजिए या पीड़ित होकर के आई हैं, उनको हम सिटीजन बनाएंगे। समझ में आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट में हंगामा क्यों हुआ, वो बोल रहे थे कि भाई आप ऐसे इतने सारे लोगों को अगर परमिट दे दोगे तो हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है वही डिस्टर्ब हो जाएगी। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए हैं, आपने सबको सिटीजनशिप दे दी, वो यहीं बस जाएंगे, हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसके अंदर इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो ये कुछ मुद्दे CAA से रिलेटेड थे। ठीक है, मोटा मोटा मैंने समझा दिया, अब देख लेते हैं। तो बिल ग्रांट सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन को यहाँ प्राइम बेसिस रखा गया कि नॉन मुस्लिम लोग जो इन 3 देशों से आएंगे हम उन्हीं को सिटीजनशिप देंगे, मुस्लिम आए हुए लोगों को नहीं दी जाएगी। और इसके पीछे का रीजन माइनॉरिटी के हिसाब से बताया गया। सो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024, अगर वो हिंदुस्तान में आ गए हैं तो हम उनको सिटीजनशिप देने को तैयार हैं, कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे आपसे। ठीक है, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, ये 6 समुदाय हैं जो अगर इन 3 देशों से आए हैं किसी न किसी तरह का उत्पीड़न प्रताड़न झेल करके, तो वी विल बी
वेलकमिंग यू। ओके, आप यहाँ के नागरिक घोषित कर दिए जाओगे। अब आप रेफ्यूजी नहीं रहोगे या फिर इलीगल माइग्रेंट बोल दीजिए, ऐसा नहीं रहोगे। इस बिल की वजह से इन 6 कम्युनिटीज को सिटीजनशिप मिलेगी इवन विदाउट अ प्रूफ ऑफ बर्थ। आपको ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है आप कब पैदा हुए क्या नहीं हुए, नहीं, आपको मिल जाएगी, आधार कार्ड बन जाएगा जी आपका, ठीक है। लेकिन आपको 6 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हुए हो जाना चाहिए। सिटीजन बिल शैल नॉट अप्लाई टू, अब कुछ इसमें एक्सेप्शंस रखे गए कि जो ट्राइबल एरियाज हैं असम के, मेघालय के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखिएगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और 2 स्टेट अरुणाचल, 3 एंड नागालैंड। सो अगर आप देखोगे तो इस पूरे परव्यू में सिक्किम को नहीं डाला गया कहीं भी, ओके, मणिपुर को नहीं डाला गया कहीं भी। उसके अलावा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज को शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब वहां पे लोग अगर आके बसे हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलेगी। और अगर अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड में लोग आकर के बसे हैं तो वहां परमिशन नहीं मिलेगी, बिकॉज वो इनर लाइन परमिट के तहत आते हैं, वहां परमिट लेकर के आपको बसना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आप इंडिया में कहीं भी आकर के इन 3 देशों से, इन 6 कम्युनिटीज में बसे हो तो यू विल बी गिवन सिटीजनशिप। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने क्यों अपोज किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को? उनका कहना यह था कि भाई आप ऐसे सबको ग्रांट कर दोगे, रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं, तो हमारे डेमोग्राफिक और एथनिक कम्युनिटीज जो हैं उनके अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। मुद्दा सारा समझ में आ गया। तो अब अमित शाह जी ने कहा है कि जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। अगली जो मैंने आपको कही थी रिकॉर्ड्स टूटे हैं, तो श्रीलंका से तोड़े गए हैं रिकॉर्ड। और क्या है ये न्यूज़, किस व्यक्ति से जुड़ी हुई है? तो पाथुम निसांका, इन्होंने ये पहले श्रीलंकन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया, यानी 200 स्कोर टच किया है, डबल सेंचुरी लगाई है, ओके। इसी के साथ साथ कुछ और भी इन्होंने रिकॉर्ड्स अचीव और ब्रेक किए हैं, देखेंगे। सो पाथुम निसांका बिकम्स फर्स्ट श्रीलंकन टू स्मैश ओडीआई डबल सेंचुरी। कौन से मैचेस के अंदर? वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है, टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल, 3 फॉर्मेट्स होते हैं, सो वनडे इंटरनेशनल की बात की जा रही है। सो निसांका ने श्रीलंका की पहली डबल सेंचुरी बनाई है। अभी तक श्रीलंकन किसी खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी हिट नहीं की थी, और ये इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट हिट की है। पालिकेले के अंदर ये मैच हो रहा था, राइट। इससे पहले अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर श्रीलंकन प्लेयर ने बनाया है वनडे इंटरनेशनल में, सनत जयसूर्या ने बनाया था 2000 के अंदर। विच ईयर? 2000 के अंदर 189 स्कोर किया था उन्होंने। वो अभी तक का श्रीलंका का हाईएस्ट स्कोर था, उसको ब्रेक कर दिया है। एंड निसांका हैज ऑल्सो बिकम द प्लेयर जिनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी है श्रीलंका ओडीआई हिस्ट्री के अंदर। टोटल कितना स्कोर इन्होंने अचीव किया इस मैच में? 210 नॉट आउट, 210 नॉट आउट इस मैच में इन्होंने स्कोर किया। डबल शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं, हाईएस्ट ओडीआई रन बनाने वाले किसी पर्टिकुलर मैच में वो भी ये बन जाते हैं, ठीक है। पाथुम निसांका 3rd फास्टेस्ट डबल्टन भी बन गए हैं ओडीआई हिस्ट्री के अंदर, यानी सबसे कम बॉलों में डबल शतक यानी डबल सेंचुरी हिट कर देने वाले वर्ल्ड के 3rd नंबर के प्लेयर हैं, 3rd नंबर के, ओके। सो इनकी जो 200 हुए थे वो 136 बॉल में हुए थे। फास्टेस्ट डबल आज तक डबल सेंचुरी ईशान किशन ने बनाई है, और उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 126 बॉल में 200 अचीव कर लिए थे, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैक्सवेल है जिन्होंने 201 नॉट आउट 128 डिलीवरीज में अचीव किया था, ये वर्ल्ड कप के दौरान की बात है। और 3rd नंबर पे अब निसांका आ गए हैं 136 बॉल में फास्टेस्ट 200, 3rd फास्टेस्ट, ओके। देन 210 नॉट आउट पे निसांका हाईएस्ट फॉर एनी बैटर इन वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अगेंस्ट अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओडीआई के अंदर कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? निसांका बन गए। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अगेंस्ट इतना ज्यादा रन अभी तक किसी ने नहीं बनाए थे किसी मैच के दौरान। गॉट इट जी? तो तीनों बातें समझ में आ गई, ओके। इससे पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये जो 201 नॉट आउट है ना, ये ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन अब उसको भी बीट कर दिया है, 210 रन निसांका ने बना लिए हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, ये भी एक रिकॉर्ड है, ओके। उसके बाद हम आते हैं एतिहाद एयरवेज बिकम्स प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग CSK जो है उसको प्रिंसिपल स्पॉन्सर मिले हैं, कौन? एतिहाद एयरवेज। और एतिहाद एयरवेज अबू धाबी में हेडक्वार्टर्ड है। कुछ समय पहले इन्होंने कटरीना कैफ को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसने? एतिहाद एयरवेज ने। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने ऑनर किया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपियन भाला फेंकने वाले और भाला फेंकने वाले, चलो। सो स्विट्जरलैंड टूरिज्म ऑनर्स नीरज चोपड़ा विद प्लाक।
तख्ती होती है ना एक, प्लाक कहा जाता है उसको, जैसे कई बार आपने देखा है कैदी पकड़ के या फिर एक्टर्स वगैरह पकड़ते हैं, तख्ती को बोलते हैं प्लाक। प्लाक एट यूंगफ्रॉ आइस पैलेस, ये ज का साउंड नहीं देता, ये य का साउंड देता है। तो यूंगफ्रॉ आइस पैलेस जो कि स्विट्जरलैंड में है और यूरोप का टॉप कहा जाता है, वहां पे एक आइस पैलेस है, ओके, और उसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट लोगों के प्लाक्स लगते हैं और वहीं पे एक प्लाक किसका लगाया गया है, नीरज चोपड़ा का लगाया गया। ये बस आपको ध्यान रखना है। सो पैलेस, आइस पैलेस एट यूंगफ्रॉ यॉर्क, टॉप ऑफ यूरोप इसको कहा जाता है। ये रही फोटो, तो ये इनका प्लाक यहाँ पे लगा दिया गया है। देन अगली खबर आ रही है, लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया पेमेंट कनेक्टिविटी विथ मॉरिशस एंड श्रीलंका। मॉरिशस और श्रीलंका में भी यूपीआई वर्क करेगा। तो अगर आप मॉरिशस घूमने जा रहे हो या आप श्रीलंका घूमने जा रहे हो तो सिलेक्ट स्टोर्स पे या सिलेक्ट जगहों पे अभी आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, आप श्रीलंका का या मॉरिशस का क्यूआर कोड स्कैन करके अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, पर डायरेक्टली नहीं होता, पहले आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है और हर बार इंटरनेशनल इन दोनों जगहों पे पेमेंट करने पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाता है आपका बैंक। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया, कभी घूमने जाओ तो ध्यान रखना। सो लॉन्च ऑफ यूपीआई सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशस, कहाँ पे लॉन्च की गई है हाल ही में, श्रीलंका और मॉरिशस में। इससे पहले भी कुछ काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर यूपीआई सर्विसेज हमारी अप्रूव्ड है। सो इंडियंस जो कि श्रीलंका जाएंगे अब वो यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे लंका क्यूआर कोड आपने स्कैन कर दिया, उनके लोग यहाँ आएंगे तो वो भी कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी रुपे कार्ड जो है उसको भी मॉरिशस में लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर आ रही है, भाई जो क्रिएटर्स हैं ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स वर्क कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी के अंदर ये भी एक बहुत मेजर चंक बन करके आ गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। तो अब सरकार ने डिसाइड किया है, माई गोव जो पोर्टल है ना उसके तहत द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड को इनिशिएट किया गया है। सो 20 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर 20+ रादर, जिनके अंदर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे ताकि ऑब्वियसली और क्रिएटर्स को बढ़ावा मिले और लोग क्रिएटर्स बने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और इकोनॉमी को बूस्ट करें। गॉट इट। सो इंडिया के डिजिटल इनोवेशन और कंटेंट क्रिएटर्स को और बूस्ट करने के लिए ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। बस इतनी सी खबर है ये, कभी आपको अनाउंस होंगे अवार्ड्स यानी किसको मिले हैं तो हम देख लेंगे। अगली खबर देखिएगा, नरेंद्र कुमार यादव IRS रेवेन्यू सर्विसेज होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, फर्स्ट सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट। छोटी खबर है पर पूछी जा सकती है ना कि इंडिया का जो फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, जो सरकार चलाती है सभी लोगों में फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखने की प्रेरणा देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए, उस फिट इंडिया मूवमेंट में पहली बार किसी सिविल सर्वेंट को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और उस सिविल सर्वेंट का नाम क्या है, नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र मोदी से ही नरेंद्र कुमार यादव भी याद कर सकते हो आप, है ना। और बहुत यंगेस्ट एज पे IRS बन गए थे, 22 ईयर्स की एज पे ही। फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं और जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो नेशन वाइड इनिशिएटिव जो सरकार चलाती है ताकि एनकरेज किया जा सके कि स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, बाकी सब काम तो चलेगा ही साइड बाय साइड। देन हम चलते हैं थोड़ा ओडिशा की तरफ चलिए। गहीर माथा सुना है क्या सैंक्चुरी के बारे में, मरीन सैंक्चुरी, गहीर माथा मरीन सैंक्चुरी? हाँ सुना तो होगा, पढ़ाती रहती हूँ मैं। सो ऑलिव रिडली टर्टल्स पहुंचे हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे नेस्टिंग करने के लिए। ये ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं और ये समुद्र क्रॉस करा के और आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे, और वहाँ पे अंडे देते हैं। नेस्टिंग यानी वहाँ अंडे देंगे, फिर उनमें से बच्चे निकल करके वापस समुद्र में चले जाते हैं। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ब्रीडिंग कॉलोनी है ना एनिमल्स की, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की, सो वो ओडिशा की गहीर माथा मरीन सैंक्चुरी में है, जिसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूकरी भी कहा जाता है। रूकरी यानी एक कॉलोनी जहाँ पे एक साथ बहुत सारे एनिमल्स ब्रीड कर रहे होते हैं। सी टर्टल्स की रूकरी है ये, सबसे बड़ी दुनिया में, यानी सबसे बड़े संख्या और एरिया के अंदर यहाँ पर सी टर्टल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स आकर के अपनी नेस्टिंग करते हैं। कहाँ? ओडिशा के गहीर माथा मरीन सैंक्चुरी के अंदर। तो अब देख लेते हैं ऑलिव रिडली टर्टल जो कि सबसे छोटे और मोस्ट अबंडेंट है, यानी काफ़ी संख्या में ये टर्टल्स रहते हैं दुनिया में, वो यहाँ आते हैं मास नेस्टिंग करने के लिए। हमने देखा ना काफ़ी सारी संख्या में ये आएंगे और इनको अरीबादा, ये जो मास नेस्टिंग करते हैं ना इसको अरीबादा भी बोला जाता है, स्पेनिश वर्ड है आई थिंक ये, राइट। और फीमेल्स आती हैं बहुत सारी, एग्स ले करती हैं एंड देन दे गो।
और ये जो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं वार्म वाटर्स में ही पाए जाते हैं, इंडियन ओशन के, पैसिफिक ओशन के और अटलांटिक ओशन के। और अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 1 में है, साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में है, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया जाता है। सो ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ओडिशा की गहीरमाथा मरीन सैंक्चुरी किसके लिए जानी जाती है? ऑलिव रिडली टर्टल्स की नेस्टिंग के लिए जानी जाती है। एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट रुकरी है ये फॉर सी टर्टल्स। देन आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन किया गया हमारी प्रेसिडेंट साहिबा के द्वारा। और इस महोत्सव को कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कंडक्ट करवाती है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स आदि महोत्सव। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज और इनॉग्रेट किया गया। इसमें हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इंडिया की जो ट्राइबल हेरिटेज है उसको दिखाया जाता है और उन्हीं की चीज़ें भी डिस्प्ले में की जाती हैं। आदि महोत्सव है, उन्हीं को सेलिब्रेट किया जाता है, हमारे ट्राइब्स को सेलिब्रेट किया जाता है। सो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक ये चलेगा। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय ट्राइफेड। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर भी इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है आदि महोत्सव को? ट्राइफेड, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो ट्राइबल लोग जो भी कुछ बनाते हैं चीज़ें वो यहाँ डिस्प्ले पे रखी जाती हैं, उनके बारे में पूरा सेलिब्रेशन किया जाता है। दिस इज व्हाट आदि महोत्सव इज ऑल अबाउट। देन Minister of State Health SP Baghel launches mass drug administration MDA campaign for lymphatic filariasis elimination. Lymphatic filariasis जिसे हम एलिफेंट फुट बीमारी के नाम से भी जानते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी के नाम से भी जानते हैं। पहले आप पिक्चर देख लीजिएगा। एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मल लेग ऐसा होता है, एलिफेंटियासिस में पाँव हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटियासिस कहा जाता है। सो इंडिया के अंदर हर 2 साल में यानी बाइनियली, BINNEAL, ये होता है बाइनियल, यानी 2 साल में एक बार ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है मास लेवल पे, ताकि ये जो फाइलेरियासिस है ये नहीं हो, और हो रहा है तो जो भी कुछ इसके लिए किया जा सकता है और बढ़े नहीं, फैले नहीं। सो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। मस्कीटो इसका वेक्टर होता है, मस्कीटो से ही ये जो पैरासाइट है बॉडी के अंदर जाता है, और जब बार बार वो मस्कीटो आपको काट रहा होता है या मल्टीपल टाइम्स आप मस्कीटो बाइट का शिकार होते हो तो चांसेस आपके हो जाते हैं इस इन्फेक्शन को कैच करने के। माइक्रोस्कोपिक वर्म्स होते हैं ये पैरासाइट्स, जो कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम को, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और उसको ये इन्फेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नसें ठीक से वर्क नहीं कर रही होती हैं और आपके पाँव में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस और हमारे इन्फेक्शन से लड़ने की जो पूरी प्रणाली है उसको हम लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, जो स्किन के आसपास होती है ज़्यादा, और इसको एलिफेंटियासिस इस बीमारी को कहा जाता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस को हटाने का इंडिया ने क्या लक्ष्य लिया है? हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक इंडिया से फाइलेरियासिस खत्म हो जाना चाहिए। ग्लोबल टारगेट क्या है? 2030 का। पहले ग्लोबल टारगेट 2020 का था, अचीव नहीं हो पाया, 2030 कर दिया गया। इंडिया का टारगेट क्या है? 2027। ठीक है, तो ये नॉर्मल वेसल्स हैं और ये डायलेटेड वेसल्स इस तरह की हो जाती हैं जो अपना फंक्शन लूज कर चुकी होती हैं। पैरासाइट जो कि मस्कीटो से स्प्रेड होते हैं और ये आपके लिम्फेटिक फंक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, बस चलिए, तो इसी से रिलेटेड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया गया। बाय एनुअल ये नेशन वाइड कैंपेन चलाई जाती है। फ्री मेडिकेशन इसमें दिया जाता है। करीब 11 स्टेट्स के 92 डिस्ट्रिक्ट में 2 हफ्तों तक ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। 11 स्टेट्स एंडेमिक हैं इस बीमारी के, यानी यहाँ ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। असम, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, MP, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। 75% जो ड्रग एडमिनिस्टर की गई हैं वो कौन से 5 स्टेट्स के अंदर की गई हैं? बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा, तेलंगाना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स एडमिनिस्टर की गई हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF जो है वो होस्ट करेगी 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। कहाँ पे? यूपी में लखनऊ के अंदर। सो लखनऊ के अंदर RPF होस्ट करेगी 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। ये मोटी मोटी खबर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कब से कब तक होगी? 12 से 16 फरवरी तक होगी, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स के पुलिस वगैरह हैं सब आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। अब RPF के बारे में देख लें, थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे से रिलेटेड प्रोटेक्शन देती है, आपका सामान चोरी ना हो जाए, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। कब स्टैब्लिश हुई? 2004 के अंदर, अंडर RPF एक्ट ऑफ 1957।
काम मैंने बता ही दिया, आपका और आपके सामान का ध्यान रखना। आरपीएफ के अंदर 9% फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी है और किसी भी आर्म्ड फोर्स जो इंडिया में चल रही है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज विमेन का आरपीएफ में देखने को मिलता है। कौन है डायरेक्टर जनरल आरपीएफ के? मनोज यादव जी हैं, मनोज यादव। ओके, सो माय रेलवे, MY, मनोज यादव। देन अब ये लास्ट खबर हम देखेंगे और इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। CSIR NAL हैज सक्सेसफुली टेस्टेड UAV, जिसका नाम है हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। सो CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का NAL जो है दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, इन्होंने इनिशियल टेस्ट किया है किसका? HAPS का। HAPS क्या है? हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ने वाला ये ड्रोन है एक तरह का। और इतने, ये सबसे पहली लेयर कौन सी होती है अर्थ की? एटमॉस्फेयर की, अर्थ एटमॉस्फेयर की, जल्दी बताओ। ट्रोपोस्फेयर होती है ना। सो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी होती है? स्ट्रैटोस्फेयर। सो ये जो UAV है, यानी कि ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जैसे आप ड्रोन बोल लीजिए, ये स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ेगा और यहाँ इसकी टेस्टिंग की जा रही है। ओके, और क्योंकि इतना ऊपर उड़ेगा, नॉर्मली सब ट्रोपोस्फेयर में ही होती है कहानियाँ, राइट? तो ये इतना ऊपर उड़ेगा, इसलिए इसको सूडो सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। सैटेलाइट जैसा ही फंक्शन करेगा और इसकी खास बात ये, आप इसको कहीं भी मूव करवा लो, जहाँ का आपको पिक्चर चाहिए, जहाँ का आपको डेटा चाहिए, इस UAV को वहाँ मूव करवा सकते हो। ओके, तो ज़्यादा पोर्टेबल है और इतना ऊपर उड़ेगा, इतनी कैपेसिटीज़ हैं इसके अंदर, लंबी फ्लाइट ले सकता है, सोलर पावर से चलेगा। तो इन सब के अभी टेस्ट चल रहे हैं, अभी और टेस्ट होने हैं, पर टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो CSIR NAL ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है UAV, यानी कि ड्रोन, उसका नाम है हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, HAPS। देन हाँ, ये स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ेगा और कमर्शियल प्लेन्स जो उड़ते हैं ना, उनसे भी ऊपर उड़ेगा। कमर्शियल प्लेन ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर्स में उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर में एयर बहुत टर्बुलेंट होती है, सारा जो विंड मूवमेंट वगैरह होता है धरती के पास ही होता है। तो जितना जितना आप ऊपर जाते जाओगे, एयर करंट्स थोड़े ईजी होते जाते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर के अंदर प्लेन्स, कमर्शियल प्लेन्स यूजली उड़ते हैं, चिड़िया वगैरह भी नहीं आए, एक्सेट्रा। और कुछ मिलिट्री प्लेन्स वगैरह होते हैं जो ट्रोपोपॉज पे भी उड़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रैटोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉज होता है, कुछ यहाँ भी उड़ते हैं, पर ये भाई तो स्ट्रैटोस्फेयर में जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर। एंड सोलर सेल से पावर होगा, बैटरी सिस्टम होगा, 20 किलोमीटर की हाइट पे उड़ सकता है और मंथ्स तक फ्लोट कर सकता है। और अभी इसके ऊपर टेस्ट और होने हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी। देन इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आप ले सकते हो, सर्वेलेंस कर सकते हो, 5G वेव्स का बीमिंग करना, यानी कि आपके जो इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह उनको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसमें उसको काम ले सकते हो। इसको टावर इन द स्काई, सूडो सैटेलाइट, इन सब नामों से पुकारा जा रहा है, प्यार के नाम। क्यों? क्योंकि काम ही इतने बढ़िया करेगा, ठीक है जी। चलिए, अब बारी है हमारे रिविजन क्वेश्चन की। जो भी कुछ हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया, आपने समझ लिया, थोड़ा बहुत दिमाग में टिका या नहीं, उसी का टेस्ट है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे सबके आंसर्स, एंड कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये फीडबैक थोड़े बहुत मुझे हेल्प करते रहते हैं। जब भी मैं आगे कंटेंट और क्यूरेट करूंगी तो उसको और कितना एनरिच कर सकती हूँ XYZ एग्जाम के लिए, उसमें मुझे हेल्प मिलेगी। विच एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग और प्रिपेयरिंग फॉर, यहाँ से करंट अफेयर डू राइट डाउन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले जल्दी से बता दूंगी, अभी यहाँ तो आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ ही रहे हो, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन बाकी फैकल्टी करवा ही रहे हैं। अगर आपको स्टैटिक जीके भी मुझसे पढ़ना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 पूरा कोर्स भी मिल जाएगा, स्टैटिक का अलग भी मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल भी मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट परचम ऐप, इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिएगा, फ्री वीडियोज़ लेक्चर्स हैं वो देख लीजिएगा। और अभी तक अगर चेकआउट नहीं की है अभी तक, तो प्लीज़ डू 2024 एडिशन की करंट अफेयर ईयर बुक, जिसमें पूरे 2023 के करंट अफेयर कैटेगरी वाइज अप टू डेट लाइव इंडेक्स के साथ, यानी इंडेक्स की टॉपिक पे क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। ये ई बुक है, ये आप नहीं ली है और करंट अफेयर की तैयारी के लिए अभी भी अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं तो ले लीजिएगा। ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, एंड ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। चलो आ जाओ। Who is the first civil servant to be appointed as brand ambassador of Fit India movement? Fit India movement के लिए पहले सिविल सर्वेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? सिविल सेवक। आंसर क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। PM के नाम से मैंने बोला था ना, तो नरेंद्र कुमार यादव जी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो, ये कुछ कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ऐसे क्वेश्चंस अब मैं लाने लग गई हूँ डेली। आपने कहा था मैम कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस ले आया कीजिए। सो द गवर्नमेंट विल ग्रांट, अच्छा आपको कहा जा रहा है 2 स्टेटमेंट देखिए
और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट है वो बतानी है। गवर्नमेंट विल ग्रांट इंडियन नेशनैलिटी टू परसिक्यूटेड मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो पीड़ित होकर के, परेशान होकर के मुस्लिम माइग्रेंट्स आए हैं, सरकार उनको इंडियन नेशनैलिटी देगी। सही है गलत है? गलत है जी, नॉन मुस्लिम को देगी। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बिल्कुल सही बात है, लोकसभा में किया गया था। तो ओनली 2 इज राइट, आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे चलते हैं। Who recently became the first Sri Lankan cricketer to achieve a double century in one-day international? दोहरा शतक मारने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी वनडे इंटरनेशनल में कौन बने हैं? कौन बने हैं जी? देखो बताओ। हाँ, पाथुम निसांका बने हैं। Who was recently sworn in as the Chief Justice of मेघालय हाई कोर्ट? मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे किसने शपथ ली है? मेघ में नहीं जाइए जब मेघ हो रहे हैं, किसने सलाह दी थी हमें? वैद्य जी ने दी थी। तो कौन होंगे? जस्टिस एच वैद्यनाथन। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? तो फेब्रुवरी होगा, इतना तो पता है, इन दोनों में से कुछ एक होगा क्योंकि हम फेब्रुवरी पढ़ रहे हैं। 11 है या 12 है? एक एक करके सब ट्राई कर लिया, पर प्यार हमें यूनानी से हुआ है। सो February 11th इज द राइट आंसर एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इन विच कंट्री इज सोनम लोसर सेलिब्रेटेड बाय तमांग कम्युनिटी? तमांग कम्युनिटी इनमें से कौन से देश के अंदर सोनम लोसर सेलिब्रेट करती है? सो ये था आज का सेशन। आई रियली होप सब समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे इसी टाइम अगले डेली सीए सेशन के साथ में। और आज जो आपका बैंकिंग वीकली सेशन आता है ना 4 बजे, वो आज ना आकर के कल आएगा, बिकॉज मैम का कुछ एक असाइनमेंट है जिसकी वजह से वो एंगेज्ड हैं। ठीक है, कुछ प्रोफेशनल असाइनमेंट है। सो वो कल आपका 4 बजे के स्लॉट में ही सेशन लेंगे पायल मैम। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।